एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस लिया। राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। राहुल गांधी ने जाती तौर पर मुझसे कहा, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी बीजेपी की हिमायत नहीं की है, हमेशा बीजेपी की मुखालफत की है, वो ट्वीट कपिल सिब्बल ने वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। राहुल गांधी ने जाती तौर पर मुझसे कहा, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। तो काफी कंफ्यूजन कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है और कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने लीडरान के बीजेपी हामी होने की बात नहीं कही है। राहुल गांधी ने जाती तौर पर मुझसे कहा, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, कोविड-19 के महलूकीन को एक्सग्रेशिया देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा खतूत जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा खतूत जारी करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर रियासत की अलग पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अपने माली मौक़िफ़ के हिसाब से हर रियासत की पॉलिसी अलग है। अदालत इस मामले पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। तो कोविड-19 के महलूकीन को एक्सग्रेशिया देने के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा खतूत जारी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर हर रियासत की पॉलिसी अलग है। अपने माली मौक़िफ़ के हिसाब से हर रियासत की पॉलिसी अलग है। अदालत इस मामले पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। वहीं मुल्क में कोरोना के 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 836 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 57,468 मरीज शफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 23,38,036 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक 57,542 अफराद की मुल्क में कोरोना से मौत हो चुकी है। बिहार में कोविड-19 की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाते हुए पटना में पीएम केयर फंड से कोरोना के मरीजों के लिए 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल का इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय करेंगे। DRDO की तरफ से इस अस्पताल को सिर्फ 10 दिन में तैयार किया गया है। इस अस्पताल में 125 बेड्स ICU के होंगे और 375 बेड आम होंगे। इसके अलावा पीएम केयर फंड से बिहार में 2 अस्पताल और तामीर किए जा रहे हैं। कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में बिहटा में 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है। आज इसका उद्घाटन है और आप देखिए, ये हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें 500 बेड का हॉस्पिटल है, जहां संक्रमित मरीज इलाज कराएंगे। आपको बता दें कि इसमें 125 यानी कि 125 बेड पूरी तरह से वेंटिलेटर से युक्त होंगे और बाकी जो 375 बेड हैं वो जनरल होंगे, यानी कि जिनको हल्का संक्रमण है या फिर जिनका कोई लक्षण नहीं है वो 375 बेड पर एडमिट हो सकते हैं। बाकी जो सीरियस मरीज हैं वो 125 बेड यानी कि जिसमें वेंटिलेटर लगा हो उसमें वो एडमिट हो सकते हैं। हमारे साथ DRDO के अधिकारी हैं, इनसे जानते हैं कि इस हॉस्पिटल की खासियत क्या होगी। पीएम केयर फंड द्वारा ये हॉस्पिटल बिहटा, पटना के बिहटा जहाँ पे ESIC हॉस्पिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मात्र 10 दिन में इस हॉस्पिटल को 500 बेड, जिसमें 125 ICU बेड होंगे, जिसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर और ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है, और 375 नॉर्मल बेड होंगे। इसको मात्र 10 दिन में DRDO द्वारा स्थापित किया गया है। और इस पूरे काम में मैं बिहार सरकार की भूमिका को उजागर करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने हर एक पहलू पे DRDO के अधिकारियों के साथ हमें मदद करके मात्र 10 दिन में अगर ये बनाया गया तो उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। सर, आप लोग यहाँ तो काम कर ही रहे हैं, इस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन भी होना है। आप लोग मुजफ्फरपुर में भी काम कर रहे हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, वहाँ के लिए कितने बेड हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम केयर फंड द्वारा दोनों जगहों पे, पटना और मुजफ्फरपुर के बिहटा पतही एयरफील्ड में भी बनाया जा रहा है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ESIC
और DRDO रक्षा मंत्रालय द्वारा और DGFMS डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के 150 डॉक्टर के द्वारा दोनों जगहों पे ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यहाँ पे ESIC के एक बनाए गए हॉस्पिटल को कन्वर्ट किया गया है, लेकिन बिहेटा के एयरफील्ड में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो हैंगर में बनाया जाता है, उस हैंगर में वहाँ भी 500 बेड के बन रहे हैं और 125 बेड्स विल बी ICU और 375 बेड नॉर्मल बेड होंगे, लेकिन ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी उनमें। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितने डॉक्टर, कितने नर्सेज और कितने नर्सिंग स्टाफ होंगे? डॉक्टर्स आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के होंगे और पैरामेडिक स्टाफ भी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के हैं, लेकिन दोनों जगहों पे बिहार सरकार ने कम से कम 100 पैरामेडिक स्टाफ की व्यवस्था की है और केसेस को देखते हुए उसी प्रकार से डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DRDO के तमाम अधिकारी हैं, ये सभी अधिकारी DRDO के हैं। और हाँ सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या यहाँ जो लोग आएंगे, जो संक्रमित लोग होंगे, क्या उनका कोई फीस होगा या फिर मुफ्त में इलाज होगा? बिहार की इन दोनों जगहों में PM केयर्स फंड द्वारा निःशुल्क पूरी सुविधा दी गई है। इसमें उनके बायो केमिस्ट्री लैब की स्थापना की गई है, जहाँ पे उनके सारे लैब टेस्ट किए जाएंगे, वो भी मुफ्त है। उनके रहने का, खाने का और दवाई का पूरा निःशुल्क व्यवस्था है। एक व्यक्ति को सिर्फ आना है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से भागने की ज़रूरत नहीं, और वो यहाँ से अच्छे होकर के 10 से 15 दिन में जा सकते हैं। ये DRDO की टीम है और DRDO ने मात्र 10 दिन में इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है। 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें 125 बेड ICU से युक्त होगा, यानी कि वहाँ वेंटिलेटर और तमाम सुविधाएं होंगी। बाकी जो 375 बेड है वो जनरल बेड होगा, जिनमें हल्के संक्रमण होंगे, जिनमें हल्के लक्षण होंगे, वो उस बेड पर एडमिट हो सकते हैं। तो पूरी तरह से बेड तैयार, पूरा हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। थोड़ी ही देर में इसका उद्घाटन होना है, उसके बाद यहाँ संक्रमित मरीज एडमिट लेने लगेंगे। कैप्टन राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज़ 18, बिहटा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1842 मुस्बत मामले दर्ज हुए और 6 अफराद की मौत हो गई। रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,06,091 हो गई है और इसी तरह हलाकतों की तादाद 761 हो गई है। GHMC के हुदूद में 373 ताज़ा केसेस दर्ज हुए हैं। दीगर इलाकों में दर्ज मामलात की तादाद इस तरह है: रंगारेड्डी 109, संगारेड्डी 50, सिद्दीपेट 86, सूर्यापेट 113, वरंगल अर्बन 74 और दीगर अजला में कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में रुबई सेहत होने वालों की तादाद 80,586 हो गई है। 22,908 कोरोना मरीज जेर इलाज है। कर्नाटक में कोरोना के आंकड़ों में बतदरीज कमी रिकॉर्ड नजर आ रही है, जिसे उम्मीद अफजा बात करार दी जा रही है। कर्नाटक में कुल 6,000 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता 12 दिनों में सबसे कम तादाद है। वहीं अमवात की तादाद में भी कमी आई है। जनूबी रियासत में कल सिर्फ 68 अमवात दर्ज हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता एक माह में सबसे कम तादाद है। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद और डिस्चार्ज केसों का तनासुब भी दुगना से ज्यादा हो गया है कि कर्नाटक में अब 83,000 केस एक्टिव है, तो वहीं 1,90,000 से ज्यादा अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। दारुल हुकूमत बेंगलुरु से भी तादाद में मुसलसल कमी देखी गई है। वहीं कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदी के मारूफ शायर अशोक साहिल का इंतकाल हो गया है। काफी दिनों से गुर्दों और सांस के मर्ज में मुब्तला थे। अशोक साहिल के रहलत से इल्मी और अदबी दुनिया में सोग की लहर दौड़ गई है। खालिद जाहिद का कहना है, एक बेहतरीन इंसान और अच्छे शायर की कमी हमेशा महसूस की जाएगी। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक, मारूफ शायर अशोक साहिल का इंतकाल हो गया है, आखिरी रसूमात उनकी कब अदा की जाएंगी? हाँ देखिए मुनज़्ज़ा, अशोक साहिल हमारी उर्दू दुनिया के, हिंदी दुनिया के, या यूँ कहें हम के मुश्तरका तहजीब के और मुश्तरका लिसानी तहजीब के एक नुमाइंदा शायर थे जी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, जहाँ जहाँ अदबी महफिलें बर्पा होती हैं, नशिस्तों का इत्माम किया जाता है, वहाँ वहाँ नुमाइंदगी करते थे अशोक साहिल।
और खूबसूरत और बड़ी मानीखेज नुमाइंदगी करते थे और उर्दू ज़बान और तहजीब से बेइंतहा मुतासिर थे। इसीलिए शायद उन्होंने कभी कहा था कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। तो देखिए, उर्दू से मोहब्बत करने वाला आज हमारे दरमियान नहीं है। और देखिए, ये बड़ी बात है कि एक मुजफ्फरनगर को नई शनाख्त देने में कामयाब रहे थे अशोक साहिल, बड़ी मोतबर नुमाइंदगी करते रहे थे। तो आलमी सतह पर मुनाकिद होने वाले मुशायरों में, सेमिनारों में, प्रोग्रामों में शरीक होते थे, हिंदुस्तान में शरीक होते थे और बड़े मेयार के साथ नुमाइंदगी करते थे। उनका एक शेर, बहुत जो मशहूर ज़माना शेर है, वो भी हमेशा याद किया जाता रहेगा उनके साथ कि बुलंदियों पर ठहरना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उस पर ठहरे हुए थे अशोक साहिल, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और आज उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है वो यकीनी तौर पर एक ज़माने तक पूरा नहीं हो सकेगा। और मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो इल्मी और अदबी इलाके हैं, जो हमारे साहित्यिक स्टेज हैं, उन पर उनकी कमी महसूस की जाती रहेगी। और मैंने देखा कि उनके इंतकाल की खबर के साथ ही एक शोक की लहर जो है वो महसूस की जा सकती है। लोगों ने ताज़ियात पैगाम की तफसील को यकीनी बनाना शुरू कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि देखिए, अभी आखिरी रसूमात के बारे में बात हुई है, तो जैसे भी इत्तला मिलेगी हमको तो हम बताएंगे कि किस वक्त उनका जो आखिरी रसूमात है वो अदा की जाएंगी। कुल वक्त तो यही है कि 2 घंटे पहले कमोवेश उनका इंतकाल हुआ है और गुर्दों के और सांस के मरज में मुब्तला थे वो, और काफी अरसे से साहिब इस्तराज थे। मुनव्वर बिल्कुल तारिक, अशोक साहिल के इंतकाल से अदबी और इल्मी दुनिया में काफ़ी गम की लहर दौड़ गई है। बेहद शुक्रिया तारिक आपका। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे के बाद आपका खैर मकदम है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएसपी लीडरों के कांग्रेस में इंजमाम के मामले में फैसला सुना दिया है। अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया है और इस मामले में समाअत का इख्तियार स्पीकर को दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने 22 जुलाई के स्पीकर के फैसले को भी रद्द कर दिया है। अदालत के फैसले पर बीएसपी अरकान असेंबली के वकील दिनेश कुमार गर्ग का कहना है कि फैसले की कॉपी का मुताला करने के बाद उस पर पार्टी सुप्रीमो से मशवरा लेने के बाद आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग के मामले में अदालत में सजा पर बहस जारी है। हमले में बच निकलने वाले अफराद अदालत में बयान दे रहे हैं। हमलावर से रूबरू होने का ये उनका पहला मौका है। हमले में हलाक होने वाले अता की वालदा मासूम सलामा ने कहा कि तुमने इंसानियत का खून किया है, दुनिया तुम्हें इस खौफनाक जुर्म के लिए माफ नहीं करेगी। अदालत के कमरे में बयान देते देते मासूम की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि हमलावर को इस करतूत की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानियत को जख्म देने वाला ये समझता था कि हमें तोड़ देगा, लेकिन वो नाकाम हुआ है। हम इस्लाम पर साबित कदम हैं और हमारे अजीज शहीद है। नस्ल परस्त ब्रेनेंट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। जज इस मामले में बाल बाल बचाने वालों के बयानात सुनेंगे, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे, लिहाजा सजा में वक्त लग सकता है। ख्याल रहे कि क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में की गई फायरिंग में 51 अफराद मारे गए थे। Losing my beloved son is like feeling the pain of labor in my womb again and again. It is like losing a big part of me forever. Every time I look in the eyes of his daughter, you left fatherless at the age of 2. His wife you widowed, his sister, his brother, his dad. You took away not just the most amazing son, but the best father, husband, brother, friend, relative, neighbor, employer, team member, motivational speaker, and a pious Muslim. बेंगलुरु में 11 अगस्त को पुलिस फायरिंग में हलाक हुए 4 नौजवानों के घरों का जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के वफ्द ने दौरा किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना सईद तनवीर पीरा हाशमी की सदारत में वफ्द के अरकान ने तशद्दुद से मुतासरा डीजे हिली और केजे हिली इलाकों का मुआयना किया। मुतासरीन के घर पहुंचकर पुलिस फायरिंग में हलाक हुए 4 नौजवानों को ताज़ियत पेश की और मुतासरा खानदानों को 50-50 हज़ार रुपए की माली मदद के चेक भी तकसीम किए गए। डीजे हली फसाद में जितने नौजवान मारे गए, शहीद हो गए, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नईम में आला जगह अता फरमाए। आज हमने उनके घर वालों से मुलाकात की और ताज़ियत की और जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से जो कुछ इमदाद की जा सकती थी हमने उनकी खिदमत में पेश किया।
फिर हमने ये भी उनसे गुजारिश की है कि जमात-ए-सुन्नत कर्नाटका मुतासरीन और हिलाक होने वालों के घर में अगर बच्चे हैं और वो स्कूल वगैरह जाने की हैसियत में हैं या आने वाले दिनों में स्कूल वगैरह के एडमिशन का उनका अपना मसला, तालीम का मसला होगा, तो जमात-ए-सुन्नत कर्नाटका इस हवाले से उनका ताउन करेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी चीज़ ये है कि हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं इस पूरे हादसे की, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से हम मुतालबा करते हैं कि वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तहकीक करवाए और इन्वेस्टिगेशन करवाए। रियासत कर्नाटक के मशहूर औकाफी इदारे ने ब्लड बैंक कायम करने का फैसला लिया है। बेंगलुरु में हजरत हमीद शाह हजरत मुहिब शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स कमेटी ने ब्लड बैंक कायम करने का मंसूबा बनाया है। इस औकाफी इदारे के तहत मुफ्त क्लिनिक, डायलिसिस सेंटर और कोरोना की मुफ्त जांच की सहूलत जारी है। इदारे के चेयरमैन GA बावा ने कहा कि आने वाले दिनों में मिलत के लीडरों के ताउन से ब्लड बैंक कायम की जाएगी, जो किसी वक्त इदारे के तहत कायम होने वाली रियासत कर्नाटक की पहली ब्लड बैंक होगी। पहले हम लास्ट 2 मंथ से हम हमारा हेल्थ सेंटर से फ्री कोविड टेस्ट कर रहा है, वो चल रहा है। अभी कभी तक हम गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देता है, वो फैसिलिटी चल रहा है। तो बहुत लोग एवरी डे 100-200 मेंबर्स उधर आको टेस्ट कराते। कोई भी पॉजिटिव आया तो इमीडिएटली उनका फैसिलिटी किधर हॉस्पिटल एडमिट करना वो भी कर रहा है। बाजू में डायलिसिस सेंटर भी है, डायलिसिस सेंटर पेशेंट को, उनका अटेंडर को पूरा डेली चेक कर को अंदर भेजते हैं। हमारा इलेक्टेड मेंबर्स को MLA MLs पूरा है ना, उनका साथ भी मैं डिस्कस करता हूँ, अभी कर रहा हूँ। ये ब्लड बैंक के बारे में क्या क्या होना बोलकर पूरा मिल को ये ब्लड बैंक उधर करना पड़ता है, करना है। नाजरीन, आपको एक बार इस वक्त की बड़ी खबर फिर बता दें। कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। राहुल गांधी ने जाती तौर पर मुझसे कहा, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। आपको बता दें, इससे पहले कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था, जो कि उन्होंने वापस लिया है। मजीद तफसीलात के साथ रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, ये बताएं कि काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, जहां पर पहले तो बात सामने आती है कि राहुल गांधी काफी नाराज है, उन्होंने तनकीद की है, यहां तक कि सीनियर लीडरान को बीजेपी का हामी बता दिया है, प्रो बीजेपी बता दिया है। और उसके बाद अब कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट रिमूव करके सफाई दी है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि वर्किंग कमेटी की बैठक में इस तरह से कभी मीडिया में खबरें नहीं आती है जिस तरह से इस बैठक में आ रही है। खबरें काफ़ी लीक हो रही हैं वर्किंग कमेटी की बैठक से, और लगातार जो मीडिया में खबरें बताई भी जा रही है, लगातार हम भी अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। अभी जो ताज़ा टसल है वो ट्विटर पर भी देखने को मिल रहा है मुनज़्ज़ा। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाया गया है वो बेबुनियाद है। 30 साल से वो कांग्रेस पार्टी में हैं और बतौर वकील भी उन्होंने कई बार जहां कांग्रेस की सरकार को जरूरत पड़ी है उन्होंने लीगल एडवाइस भी दिए हैं और इस तरह से पार्टी के लिए काम किया। और उसके बाद ये आरोप जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रहा है, जिसके बाद कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट आता है, मानिक टैगोर का ट्वीट, और वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल जो कि वर्किंग कमेटी के सदस्य भी नहीं है, वो अगर मीडिया में आई हुई खबरों को देखकर ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी बात जो है वो वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं की है। उसके बाद कपिल सिब्बल फिर ट्वीट करते हैं और अपनी उस पुराने ट्वीट को वापस लेने की बात करते हैं, और इस बात का हवाला देते हुए कि राहुल गांधी से उनकी निजी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई भी बात की बीजेपी के साथ मिली भगत है उन नेताओं की, ये बात नहीं कही है, जिसके बाद वो अपना ट्वीट वापस ले रहे हैं। मुनज़्ज़ा, कहीं ना कहीं आज ये वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाया भले ही इस बात को लेकर है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन जिन 23 नेताओं ने उस पत्र को लिखा है या हस्ताक्षर किए हैं उन नेताओं को इस बैठक में टारगेट किया गया। उस पत्र को लगातार कोट किया गया। जिस भी नेता ने अपनी बात रखी है, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, AK एंटनी, मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने पत्र को कोट करते हुए उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया। और राहुल गांधी ने भी इस पत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। उन्होंने भी यही कहा था कि जिस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रही
थी, सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। ऐसे में वरिष्ठ नेता जो है वो पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल रंजीता, और इस सब से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस जो है किस तरह से इंटरनल मैटर्स में उलझी हुई है और डिवाइड जिस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर यह समझा जा रहा था ये मीटिंग जो है मजीद मजबूत कर सकती है, शायद लीडरशिप को लेकर के जो है काफी सारे मामले सुलझ सकते हैं, वहीं पर अब और भी उलझती जा रही है इंटरनल मैटर्स जो कांग्रेस के है। निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा, जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच के रार को हमने देखा, नाराजगी को देखा। राजस्थान में भी कमोवेश वही स्थिति कांग्रेस पार्टी देख रही थी और अब केंद्र में जो चीजें दिख रही है, वरिष्ठ नेता वर्सेस युवा नेता, जो तस्वीर निकल कर आ रही है वर्किंग कमेटी के जरिए, उसमें कांग्रेस की मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नहीं दिख रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बीच जो आपसी मतभेद है, खासकर इन तमाम चीजों को लेकर, उस पर कांग्रेस को बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी की है, चाहे हम केंद्र की बात करें या अलग अलग राज्यों की बात करें, आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बिहार जैसे प्रदेश जहां कांग्रेस आज भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, वहां भी अब चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जब कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी पब्लिक डोमेन में आती है तब। जी रंजीता, वहीं कांग्रेस में कॉन्सेंस नहीं है, कांग्रेस में एक बात को लेकर सब लीडर जो है वो एकजुट नहीं हो पाते हैं। ये खुद इस तरह के बयान जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी सामने आए थे। ऐसे में अगर जिस तरह से रियासती इलेक्शंस होने हैं, बिहार बंगाल के इलेक्शंस आने हैं, कहां पर स्टैंड होता हुआ कांग्रेस को देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस जिस स्थिति में अभी है, चाहे हम लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में जो करारी हार कांग्रेस की हुई, जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार बना पाई वहां बचा भी नहीं पाई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, राजस्थान में भी यही जो तस्वीर है वो देखने को मिली थी जब अशोक गहलोत और युवा नेता सचिन पायलट के बीच में टकरार देखी गई। माना यह जा रहा था कि सरकार वहां गिर सकती है, लेकिन किसी तरह से कांग्रेस ने वहां अपनी सरकार बचा ली और सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस ने कर ली। लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो युवा नेता वर्सेस बड़े नेताओं का जो लड़ाई है, ये कहीं से भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज की वर्किंग कमेटी में भी लगातार इसी तरह की चीजें निकल कर आ रही है। युवा नेता बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि संगठन और सरकार ने उनको काफी मौका दिया। जब यूपीए की सरकार थी वो लगातार मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, ना कि मजबूत करने का काम कर रहे हैं ऐसी स्थिति में। बिल्कुल रंजीता, और जहां माना यह जा रहा था कि इस मीटिंग के जरिए जो है काफ़ी जो उलझने हैं वो सुलझ जाएंगी, बल्कि मजीद अब बढ़ चुकी है। बेहद शुक्रिया रंजीता आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, जनूबी फिलिपाइन में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। 5 फौजी और 4 आम शहरी महलूकीन में शामिल। खातून खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। काफी अहम खबर, जनूबी फिलिपाइन में धमाका हुआ है। 10 अफराद इस धमाके में हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। 5 फौजी और 4 आम शहरी महलूकीन में शामिल हैं। आपको बता दें, खातून खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। जनूबी फिलिपाइन में धमाका हुआ है जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। 5 फौजी और 4 आम शहरी महलूकीन में शामिल है। खातून खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया है जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि फिलिपाइन में धमाका हुआ है, जनूबी फिलिपाइन में धमाका हुआ है जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। खातून खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया जिसमें 5 फौजी और 4 आम शहरी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।